नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आसियान समिट को वर्चुअली पीएम मोदी ने किया संबोधित। पीएम मोदी बोले, हम ग्लोबल साउथ के सारथी, भारत हर आपदा में आसियान मित्रों के साथ मजबूती से खड़ा। मन की बात के जरिए पीएम मोदी ने वोटरों को साधा तो सम्राट चौधरी का ऐलान, नीतीश कुमार ही बनेंगे अगले मुख्यमंत्री। तेजस्वी ने भी किए 5 बड़े वादे। कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी से मांगा स्पष्टीकरण। 30 अक्टूबर को बढ़ सकती है राहुल गांधी सोनिया गांधी की मुश्किलें। नवंबर से शुरू होगा एसआईआर, 10 से 15 राज्यों में होगी शुरुआत। चुनाव आयोग की तैयारी पूरी तो वहीं विपक्ष का पारा हाई, स्टालिन ने लगाए बीजेपी पर आरोप। बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान को ओपन वॉर की दी धमकी। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भड़काई युद्ध की चिंगारी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 47वें आसियान शिखर सम्मेलन को आज वर्चुअली संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने जोर दिया कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का स्तंभ है और दोनों के बीच सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान ग्लोबल साउथ के सारथी है और भारत हर आपदा के समय अपने आसियान मित्र देशों के साथ मजबूती से खड़ा रहता है। प्रधानमंत्री ने आसियान परिवार के साथ जुड़ने पर खुशी जताई और सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को बधाई भी दी है। हालांकि पीएम मोदी तो नहीं समिट में हिस्सा ले पाए, लेकिन वर्चुअली उन्होंने संबोधित किया। क्या रही पीएम मोदी की खास बातें? देखिए, पीएम मोदी ने आज जो ये स्पीच दिया है वहां पे वर्चुअली, उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया है कि ये जो आसियान है, ये भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और सेंट्रल है एक्चुअली। देखिए, जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उस वक्त उन्होंने जो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी होती थी उसको उन्होंने रिनेम करके किया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या है कि इंडिया जो ईस्टर्न पार्ट है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया हो गया, आपको ईस्ट एशिया हो गया, जो पैसिफिक पार्ट है, पैसिफिक रीजन है, उसके जो देश हैं उनके साथ एक मजबूत रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेगा और कोशिश कर रहा है। ये ऑब्जेक्टिव है। आसियान अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो समूह है और इस समिट में भाग लेने डोनाल्ड ट्रंप खुद आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की भी जाने की योजना थी, बाद में वो पोस्टपोन होगी। जयशंकर वहाँ पे हैं, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत कोई आसियान का मेंबर नहीं है। आसियान में 10 देश ऐसे हैं और अभी 11वां देश इस बार शामिल हुआ है जो टिमोर लेस्टे करके है, और प्रधानमंत्री ने उसकी भी बधाई दी है टिमोर को। अब प्रधानमंत्री ने क्या कहा है कि 2026 जो है वो साल होगा इंडिया और आसियान का। उन्होंने कहा कि ये 2026 जो है भारत और आसियान के लिए होगा। उन्होंने मैरीटाइम ईयर की भी बात की। 2026 को मैरीटाइम ईयर के रूप में भारत और आसियान सेलिब्रेट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आसियान के जितने भी देश हैं उन सबों के साथ भारत लगातार आर्थिक संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और भारत के अगर आप ट्रेड को आप देखेंगे तो बड़े इंपॉर्टेंट पार्टनर्स बन गए हैं। और इस फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस ये भी है कि अमेरिका हो या चीन हो, चीन के राष्ट्रपति भी वहाँ आ रहे हैं, उनके मुलाकात की भी बात हो रही है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है उसमें। लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि आसियान और के साथ भारत जब ये अपने संबंध को आगे बढ़ाएगा तो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। अभी देखिए, एक टसल चल रहा है भारत और चीन के बीच में कि ग्लोबल साउथ को अलग अलग फोरम पे कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो भारत ने भी लीडरशिप ले रखी है, लीड लेने की कोशिश कर रहा है और चीन भी कर रहा है। तो भारत ने बड़ा स्पष्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी का आज का जो स्पीच था वो बड़ा ही इंस्पायरिंग था, इन द सेंस कि उन्होंने आसियान को ये बताया कि भाई अगला जो साल है वो भारत और आसियान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशनशिप पे काफ़ी फोकस किया है, स्पेशली जब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की टैरिफ की पॉलिसी चला रहे हैं, टैरिफ को वेपनाइज कर दिया है, तो भारत के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि जो ऑल्टरनेट मार्केट्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए और वहाँ पे आसियान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ट्रेड पे उन्होंने बड़ा फोकस किया है और ये कहा है कि आने वाले समय में ट्रेड को और मजबूत किया जाएगा इंडिया और आसियान के बीच में।
तो आप समझिए कि जो स्पीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज दी है वो इंडिया और आसियान के संबंधों को और मजबूत बनाएगा। जी, अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में छठ महापर्व की महिमा का बखान कर बिहार के बड़े मतदाता वर्ग को साधने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व संस्कृति, प्रकृति एवं समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। ये दृश्य भारत की सामाजिक समरसता एवं एकता का सुंदर उदाहरण है। तो वहीं चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार भी जोर शोर से जारी है। एनडीए में सीएम के सस्पेंस को लेकर सम्राट चौधरी ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी है कि नीतीश कुमार ही एनडीए की जीत की स्थिति में अगले मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने आज कई सारे बड़े बड़े ऐलान किए। तेजस्वी ने कहा कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो पंचायत प्रतिनिधि और अन्य ग्राम प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना किया जाएगा। पूर्व पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यादव मुस्लिम के बाद नाई, कुम्हार, लोहार जातियों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने 5 साल में 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जनता ने एनडीए को 20 साल दिए, हम बस 20 महीने का वक्त मानते हैं बिहार को नंबर 1 बनाने के लिए। सर, चुनाव को देखते हुए क्या कुछ चल रहा है दोनों ही पार्टियों में, एनडीए में और महागठबंधन में? देखिए, आज तो जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट वो है कि सम्राट चौधरी ने इस बात को बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है बिहार में तो फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अभी तक ये उहापोह की स्थिति थी कि भाई अमित शाह ऐसा नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री का कोई ऐलान नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी सभा में सिर्फ ये कहा कि उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि वही मुख्यमंत्री होंगे। तो ये जो महागठबंधन की जो कोशिश थी कि एनडीए में दरार डाला जाए और जो अलग अलग जो वोट समूह हैं, जो बैंक्स हैं एनडीए के, उनके बीच में ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए। जैसे वो समूह जो ईबीसी का समूह है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, जो नीतीश कुमार को काफी सपोर्ट करता है, उनके मन में ये शक पैदा किया जाए कि भाई नीतीश कुमार को ये लोग ठिकाने लगा देंगे और शायद कोई और मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो वो जो कंफ्यूजन था, जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कंफ्यूजन को, उसको दूर करने के लिए सम्राट चौधरी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में ये कहा है, इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार इस वक्त मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद भी वही मुख्यमंत्री होंगे। मतलब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो ये जो कंफ्यूजन महागठबंधन क्रिएट ना करे कि भाई हमारे पास तेजस्वी यादव है तो आपके पास कौन है। और अब देखिए, अगर ये मुकाबला तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में बतौर मुख्यमंत्री, तो आप समझिए कि तेजस्वी कहीं टिकते ही नहीं है। एक तरफ ये नौमी फेल आदमी है और एक तरफ दूसरा इंजीनियर है वो व्यक्ति। और ये जो कोशिश हो रही थी, अब देखिए जब कहते हैं ना कि सीएम टू सीएम, एप्पल टू एप्पल आप कंपेयर करेंगे तो ये सीधे एनडीए को एक एज देता है। और जहां तक महागठबंधन की बात है, अब तेजस्वी के बारे में जो खबरें आ रही हैं, जो उटपटांग बयानबाजी हो रही है उनकी पार्टी की तरफ से, वक्फ बिल को लेकर के जो उनके सदस्य ने कहा, अब खबर आ रही है कि तेजस्वी ने भी वैसी बात कही है। तो तमाम चीज़ें देखिए वो पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जो वादे कर रहे हैं ना कि हर घर को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, जीविका दीदियों को 30,000 वेतन देंगे। अब आज उन्होंने कह दिया कि पंचायत के जो भी मेंबर्स हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनको पेंशन देंगे। भाई इतना पैसा ही नहीं है बिहार में, आप कहाँ से देंगे? तो लोग ये देख रहे हैं कि भाई एक तरफ तेजस्वी के आने से एक तो जंगल राज की वापसी हो सकती है, और दूसरी तरफ तेजस्वी को भी ये आभास हो गया है कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है, सरकार बनने वाली नहीं है। इसलिए लंबे चौड़े वादे किए जा रहे हैं जो बिहार के बजट में ही नहीं आता। 3,17,000 करोड़ के बजट वाले राज्य में आप हर घर को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि महागठबंधन और तेजस्वी जनता की आंखों में धूल झोंकने की सारी कोशिशें कर रहे हैं। वहीं एक चीज़ और आप देखिए, कांग्रेस में भी आग लगी हुई है। कांग्रेस में तो एक विद्रोह की स्थिति है, सारे बड़े बड़े नेता वहाँ पहुँचे हुए हैं। ये आपको केसी वेणुगोपाल से लेकर के अशोक गहलोत, अजय माकन, सब वहाँ पहुँचे हुए हैं, चूँकि कांग्रेस में विद्रोह की स्थिति है। राजद में कितने इस्तीफे हो गए हैं दरभंगा में, आप जाकर के देखिए, 100 से ज़्यादा इस्तीफे हो गए हैं। तो पूरा महागठबंधन जो है वो इस तरह के आंतरिक विद्रोह से अभी किसी तरह से इसको सुलझाने की कोशिश कर रहा है। वहीं जो एनडीए है वो बिल्कुल आगे बढ़ता जा रहा है। तमाम जो से रैलियां हो रही हो आप देख रही हैं, तो इस वक्त बहुत स्पष्ट है कि एनडीए को क्लियर एज है, वहाँ शांति है। महागठबंधन में सब कुछ
गड़बड़ ही गड़बड़ है। जी, अब बात गांधी परिवार की बड़ी मुश्किलों की। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी से कुछ सवालों पर स्पष्टीकरण मांगा है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस मामले में इन कैमरा सुनवाई भी की और आगे की सुनवाई राहुल सोनिया की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। कैसे फंसते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी? देखिए, जब से ये नेशनल हेराल्ड केस शुरू हुआ है, आज से नहीं, जब से शुरू हुआ है, सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पे जब इनिशिएटिव लिया, कोर्ट में हो गए, तब से अगर आप इसके सारे डॉक्यूमेंट्स को आप देखेंगे तो आपको बड़ा स्पष्ट महसूस होगा कि ये सीधा साधा एक धोखाधड़ी का मामला है। हमारे देश में चूंकि कानूनी प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है, लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं, लेकिन अगर कानून को एक किनारे हम लोग रख दें और इसके फैक्ट्स को हम लोग देखें तो सीधा सीधा आपको समझ में आएगा कि ये धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें जो यंग इंडिया लिमिटेड है, जिसके डायरेक्टर सारे गांधी फैमिली के लोग हैं और उनके करीबी लोग हैं, इन लोगों ने 50 लाख रुपए का भुगतान करके 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हथिया ली, जो एसोसिएटेड जर्नल्स की संपत्ति थी, जिसको कि कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन दिया था। अब 90 करोड़ का लोन दिया था, उस लोन को उन्होंने एक यंग इंडिया कंपनी बनाते हैं बाद में। देखिए कितना शातिर दिमाग लगाया। एक तो पॉलिटिकल पार्टी, भाई कोई कॉर्पोरेट हाउस तो नहीं है ना, वो किसी को लोन नहीं दे सकती। उन्होंने 90 करोड़ लोन दिया, उस लोन को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया कि हम यंग इंडियन को देते हैं, जिसमें कि राहुल गांधी खुद डायरेक्टर हैं। और आप समझिए कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं उस जमाने में मोतीलाल वोरा, और वही एजेएल के भी डायरेक्टर हैं, और वही यंग इंडिया में भी है। मतलब ये इतना हौच-पौच है कि एक ही आदमी है, वही लोन दूसरे को दे रहा है, वही माफ कर रहा है। तो यंग इंडिया जो है 50 लाख रुपए पे करती है कांग्रेस को और कहती है कि भाई ये जो शेयर्स हैं एसोसिएटेड जर्नल्स के, अब वो हमारे हो गए। मतलब 50 लाख रुपए दे करके 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उन्होंने हथिया ली। 2000 करोड़ उस जमाने में, अभी समझिए 10,000 करोड़ से ज्यादा की वो संपत्ति है, अलग अलग शहरों में उसकी संपत्ति है। तो ये बहुत क्लियर ओपन एंड शट केस है। लेकिन हमारे देश में न्याय प्रक्रिया ऐसी है कि वो वक्त लेता है, हर चीज का प्रमाण चाहिए, कोर्ट में केस चलेगा। अब ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी है, कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना है, देरी भले हो जाए, कुछ देरी होगी, लेकिन इसमें गांधी फैमिली बच नहीं सकती, और जो लोग भी हैं वो बचेंगे नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार के बाद अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में होने जा रही है। चुनाव आयोग ने इसका प्लान भी तैयार कर लिया है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते 10 से 15 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मार्च 2026 तक सभी राज्यों में नई मतदाता सूची तैयार करने की योजना है। सभी राज्यों के चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। मतलब एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी जबरदस्त है। तो वहीं विपक्ष की बौखलाहट भी साफ साफ देखी जा रही है। ममता बनर्जी पहले से ही बौखलाई हुई हैं, तो वहीं अब स्टालिन का आरोप है कि वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश कर रही है बीजेपी। सर, अब तो बताया जा रहा है कि नवंबर में ही यानी कि फर्स्ट वीक से ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या है चुनाव आयोग की तैयारी? चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। हर राज्य में जो डीईओ होते हैं, जो इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, स्टेट के भी होते हैं, उन सबों के साथ उनकी बैठकें शुरू हो गई हैं। जो स्टेट जो सीईओ होते हैं वहाँ पे, जो स्टेट के इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, उनके फिर डीईओ होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं, इनकी मीटिंग सब शुरू हो गई है। और ये बंगाल में तो पहले सप्ताह से शुरू हो रहा है। इलेक्शन कमीशन का प्लान ये है कि पूरे देश में ये एसआईआर होना है, 2 फेज में होगा। पहले फेज में 10 राज्यों को, आसपास 10 राज्यों को रखा जाएगा, 1-2 और ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन राज्यों में वो 5 राज्य होंगे जिनमें चुनाव अगले साल होने वाले हैं 2026 में, जिनमें आपको देखिए केरल है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, वेस्ट बंगाल है और असम है। तो ये 5 राज्य तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा भी 6-7 राज्य और होंगे, कुछ यूनियन टेरिटरीज भी होंगी, और वहाँ पे ये एसआईआर होगा। एसआईआर करना जरूरी है, ये तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं। क्योंकि देखिए आजकल जो वोटर लिस्ट है उसमें कई लोग हैं, कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग कहीं और चले गए हैं, उसको करना, उसका एक तरह से शुद्धिकरण करना बड़ा जरूरी है। और जो हमारे यहाँ जो घुसपैठियों की समस्या है, कितने लोग आ गए हैं, फर्जी उन्होंने अपने कार्ड बना लिए हैं, उनको भी वहाँ से हटाना जरूरी है। अच्छा, समस्या क्या है कि जो घुसपैठिए हैं, इनको कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने अपना वोटर समझ लिया, उनको वोट बैंक बना लिया। अब उनको तकलीफ इस बात की है, उसमें ममता बनर्जी सबसे पहले हैं। अभी पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो बड़ी संख्या में है, और वो सब के सब कहा जाता है कि भाई ममता बनर्जी के वोटर बन गए। अब उनको तकलीफ तो होगी, लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि जो बिहार में जो ये एसआईआर हुआ ना, और इस पे जो पूरा ड्रामा चला सुप्रीम कोर्ट में, उससे बहुत चीजें क्लियर भी हो गई।
अब आप मान के चलिए कि सारे स्टेट्स कभी ना कभी वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट कि एसआईआर हमारे यहाँ भी शुरू हो रहा है और इसमें रोड़े अटकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बिहार का एसआईआर हुआ ना, उसने बहुत चीजें क्लियर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भाई एसआईआर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी शंका है, आप जानबूझ के इस पे रोड़े अटका रहे हैं। और ये भी कहा कि जो टेम्पलेट हम तय कर रहे हैं, जो प्रारूप हम बना रहे हैं, यही प्रारूप सारे देश में चलेगा। मतलब अब ये तो सेटल हो गया है। इलेक्शन कमीशन को भी बता दिया गया है कि भाई ये जो आधार कार्ड है उसको आप रखेंगे, वो भी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये तो कह दिया इलेक्शन कमीशन को। लेकिन जिस तरह का एक फर्म और रिजिड स्टैंड लिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत स्पष्ट है कि पूरे देश में एसआईआर बड़ी आसानी से हो जाएगा और ये ममता बनर्जी और स्टालिन जैसे लोग जो रोड़े अटकाना चाह रहे हैं वो सफल नहीं होंगे। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रही शांति वार्ता किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहती है तो पाकिस्तान खुला युद्ध शुरू कर देगा। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से कहा कि हमारे पास विकल्प है, अगर कोई समझौता नहीं होता है तो हम उसके साथ खुला युद्ध करेंगे। बार बार युद्ध की धमकी पाकिस्तान की तरफ से। शांति नहीं चाहता क्या पाकिस्तान? बिल्कुल शांति नहीं चाहता और पाकिस्तान की बौखलाहट दिखा रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की मुसीबत में फंस गए हैं उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता उनको नहीं दिख रहा है। वो अफगानियों को मतलब धमका रहे हैं कि हम युद्ध करेंगे। अरे भाई, वो तो तालिबान आज वहां शासन में है, ये वही तालिबान है। देखिए, तालिबानियों को ये खड़ा किसने किया? ये पाकिस्तान ने ही किया। इनको मालूम है कि मरने मारने वाले लोग हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। और हाल के दिनों में तालिबान ने जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुस करके आक्रमण किया है, उनकी चौकियों पे कब्जा किया है, उनके टैंकों पर कब्जा किया है और उनके सैनिकों को पकड़ के उनका पैंट लेकर के वो जो चौराहे पे घुमाया, आप समझिए कि दोनों तरफ किस तरह से एक दूसरे के प्रति द्वेष है, घृणा का माहौल है यहाँ पे। अब ये दूसरे दौर की बातचीत थी, ठीक है ना, अभी शनिवार को ही है। इससे पहले दौर की जो बातचीत हुई थी उसमें आप देख लीजिए, इसमें कतर और टर्की ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो पहले ये समझौता निकाला गया कि ये कहा गया कि बॉर्डर के पास शांति रहेगी, लेकिन यहीं पे आप समझिए तालिबान कितना अग्रेसिव है। उसने कहा बॉर्डर शब्द ही यूज नहीं करना है, क्योंकि हम बॉर्डर को मानते नहीं है। बॉर्डर को नहीं मानते, बॉर्डरलेस, वो कहते हैं इस बॉर्डर को हम नहीं मानते। अब पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत है। देखिए, बलूचिस्तान में ये उग्रवाद चल रहा है। उग्रवाद क्या, वहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने उनकी नाक में दम कर रखा है। जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके पश्तून उनकी नाक में दम किए हुए हैं। और इन दोनों को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? अफगानिस्तान से मिल रहा है। तो अब ये धमकी दे रहे हैं कि हम युद्ध करेंगे। इनको भी मालूम है कि ये युद्ध वो जीत नहीं सकते, क्योंकि बार बार जिस तरह से तालिबान इनके ऊपर हमला कर रही है, इनके लिए बड़ी मुसीबत की घड़ी है और ये बौखलाहट है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, अब ट्रंप भी इसमें कूद गए हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच शांति हम करवाएंगे। अब देखिए ट्रंप साहब क्या करते हैं। अफगानिस्तान के जो लोग हैं, तालिबान हैं, उन्होंने कभी फॉरेन इंटरफेरेंस को स्वीकार नहीं किया और उनको ये भी याद है कि ये जो एयरपोर्ट वहाँ पे मांग रहे थे बागराम वाला, तो तालिबान ने मना कर दिया। ट्रंप की तो वो सुनेंगे नहीं। लेकिन आप देखिए आगे आगे ये जो तालिबान है ना, पाकिस्तान की नाक में दम करेंगे, आगे भी करेंगे और पाकिस्तान के घर में घुस के हमला करेंगे, आप मान लीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।